नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए वैरागी उपन्यास का तृतीय अध्याय, लेखक शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। इसके पहले के अध्याय आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। शाम होने से पहले ही उस दिन घर लौटते समय वृंदावन की माँ ने कुसुम को पास बुलाकर अश्रु गदगद स्वर से कहा, आज का दिन कितने आनंद से गुजरा, इसका वर्णन मैं नहीं कर सकती बेटी। तुम सदा सुखी रहो। यह कहकर अपने आंचल से सोने का एक जोड़ी कड़ा निकालकर अपने हाथ से उसने कुसुम के हाथों में पहना दिया। वृंदावन की माँ को यह मालूम हो गया था कि आज का सारा आयोजन छिपे तौर पर वृंदावन द्वारा दी गई सहायता से ही हुआ है और खासकर इसी वजह से उसका हृदय आशा और आनंद से परिपूर्ण हो गया था। गले में आंचल डालकर कुसुम ने उन्हें प्रणाम किया और पदधूलि माथे पर लगाकर चुपचाप खड़ी हो गई। सास बहू में इस बारे में और कुछ बातचीत नहीं हुई। गाड़ी पर बैठकर उन्होंने बहू से कहा, बेटी कुंजना तो दिन भर दिखलाई नहीं दिया, पता नहीं पागल दिन भर कहाँ गायब रहा, एक बार उसे तो मेरे पास भेज देना। कुसुम ने सिर हिलाकर कहा, अच्छा। वृंदावन के पिता ने गौरांग महाप्रभु की एक मूर्ति की स्थापना अपने घर में की थी। उसी कमरे में बैठकर वृंदावन की माँ रोज ही बड़ी रात तक पूजा किया करती थी। आज भी कर रही थी। गोद में सिर रखकर नाती सो गया था। जिस जगह पर ये लोग बैठे थे वहां चिराग की छाया पड़ रही थी, इसलिए वृंदावन जब उस कमरे में आए तो इन लोगों को देख ना सके। वेदी के पास पहुंचकर घुटने टेककर वे बैठ गए। मन ही मन कुछ देर तक प्रार्थना करके जमीन पर झुककर उन्होंने प्रणाम किया और जब वे उठकर खड़े हुए तब उनकी नजर माँ पर पड़ी। मन ही मन लज्जित होकर वे हंस पड़े और पूछा, माँ तुम इतने अंधेरे में क्यों बैठी हो? माता ने सस्नेह कहा, यूं ही बेटा, तू जरा मेरे पास बैठ। वृंदावन पास जाकर बैठ गया। वृंदावन के लज्जित होने की वजह थी रात एक पहर से अधिक गुजर चुकी थी। ऐसे असमय में वे कभी दर्शन करने नहीं आते थे। आशातीत सौभाग्य के कारण मारे आनंद से उनका हृदय भर गया था। आज का दिन उन्हें बहुत ही सार्थक लग रहा था और नम्र हृदय से छिपकर ठाकुर जी से उसी का निवेदन करने के लिए आए थे। किंतु माँ को इस बात की टोह न लग जाए, इसी कारण से वे लज्जा के से कड़ से गए। कुछ देर बाद माँ ने अपने सोए हुए पोते का सिर हाथ से सहलाते हुए खुशी से और स्नेह से कहा, अपने इस एकमात्र वंशधर को मातृहीन छोड़कर कहीं जाने के लिए मैं एक कदम भी नहीं उठा सकती थी, परंतु मुझे ऐसा लगता है वृंदावन, जैसे आज किसी ने मेरे सिर का बोझ उतार दिया। अब तो जल्दी घर ले जाओ बेटा उसे, ताकि उसे सब कुछ सौंपकर मैं कुछ दिन काशी और वृंदावन घुमाऊं। वृंदावन के हृदय में भी आज आशा और विश्वास का वैसा ही स्रोत बह रहा था। फिर उन्होंने संकोच कहा, परंतु वह आने क्यों लगी माँ? माँ ने निश्चित और दृढ़ स्वर में कहा, क्यों आएगी, क्यों नहीं, उसके आने पर ही तो मुझे छुट्टी मिल सकेगी। यह मेरी गलती थी वृंदावन, जो इतने दिनों तक मैं स्वयं नहीं गई। अपने हाथ का सुनहरा कड़ा पहनाकर मैंने उसे आशीर्वाद दिया और वह मेरे पैरों की धूल माथे से लगाकर चुपचाप खड़ी हो गई। तभी मैं जान गई कि मेरे माथे का सारा बोझ उतर गया। देख लेना, अच्छा दिन होते ही घर की लक्ष्मी को मैं घर ले आऊंगी। थोड़ी देर तक चुप रहकर वृंदावन ने कहा, परंतु आकर तुम्हारे इस वंशधर की देखभाल करेगी ना? माँ ने तुरंत जवाब दिया, क्यों नहीं करेगी, उसका डर अब मुझे नहीं। क्यों नहीं है? मैं सोना पहचानती हूँ बेटा। अभी यह तो नहीं कह सकती कि सोना खरा है या नहीं, परंतु इतना तय है कि वह पीतल या मुलम्मा नहीं है। अगर ऐसी बात नहीं होती तो अपने सोने सी गृहस्थी में उसे रखने का मैं नाम भी नहीं लेती। क्यों वृंदावन, बहू क्या तुमसे हमेशा ही बातें किया करती है? वृंदावन ने कहा, नहीं माँ, कभी नहीं, परंतु मालूम होता है कि संकट में पड़कर ही आज। यह कहकर वृंदावन कुछ पीछे हंसे और चुप रह गए। कुछ देर चुप रहने के बाद माँ ने गंभीर स्वर में कहा, सो तो ठीक ही है बेटा, इसमें उसकी कोई गलती नहीं, ऐसा तो सभी करते हैं। वास्तव में जो उसका अपना होता है वही दौड़कर उसके पास जाता है। यद्यपि मैं औरत हूँ, फिर भी संकट की बात मुझसे ना कहकर उसने तुम्ही से कही। वृंदावन चुपचाप सुनते रहे। माँ ने फिर कहा, मुझे एक काम अभी और करना है, और वह यह है कि कुंजनाथ की भी शादी हो जाए। यह कहकर वे अपने आप हंस पड़ी। फिर कहा, यह भी खूब है कि मोहल्ले भर को न्योता देकर खुद भाग निकला। जो होना होगा होता रहे। वृंदावन हंस पड़े। माँ ने कहा, सुनती हूँ बहू से वह बहुत डरता है बड़ा भाई, किंतु रहता है छोटे भाई की तरह। किसी किसी की राशि है ही बड़ी होती है वृंदावन, उससे डरे बिना काम नहीं चलता।
चाहे आयु में वह आदमी उससे बड़ा ही क्यों ना हो। मेरी बहू भी उसी धातु की बनी है, बहुत ही शांत फिर भी कड़ी। मैं भी यही सोचती हूँ कि उसे कुछ भार दे दूँ जिससे वह उठा सके, तभी तो गृहस्थी छोड़कर मैं भी निश्चिंत होकर कहीं जा सकूँ। कुछ देर चुप रहकर वे फिर कहने लगी, एक ही दिन की बातचीत और देखने सुनने में मैं उसे कितना चाहने लगी हूँ उसका वर्णन मैं नहीं कर सकती। शाम से यही सोचती रही हूँ कि कब उसे घर ले आऊं और फिर देखूं। मन ही मन वृंदावन लज्जित होने लगी। इस भाव को दबाने की गरज से बोले, क्या माँ कुंजनाथ के बारे में क्या कह रही थी? माँ ने कहा, हाँ। अरे बेटा, वह बात तो रह गई। बहू को घर लाने से पहले कुंज का घर बसा देना भी हमारा कर्तव्य है। गोपाल से तुम कह दो कि कल सवेरे ही गाड़ी ले आए। मैं जरा नलडांगे में जाना चाहती हूँ। वहाँ गोकुल वैरागी की लड़की मुझे बहुत पसंद है। देखने सुनने में भी कोई खास बुरी नहीं है। इसके अलावा, बात खत्म होने से पहले ही वृंदावन ने हंसकर कहा, इसके अलावा घर में वह अकेली लड़की है। क्यों माँ, वह वैरागी भी तो कुछ धन संपत्ति छोड़कर मरा है ना? माँ भी हंस पड़ी। हाँ बेटा, तुम्हारा कहना ठीक है। कुंज के लिए उसकी सबसे अधिक जरूरत है। केवल शादी कर देने से तो काम चलने का नहीं, खाने पहनने के लिए भी कुछ होना जरूरी है। और वह लड़की भी कोई खास बुरी नहीं, कुछ काली है फिर भी चेहरा अच्छा है। देखिए कल सुबह जाने पर क्या होता है। वृंदावन ने सिर झुकाकर कहा, अच्छा माँ, मैं साइड लिखवा दूं? और जब तुम खुद ही जा रही हो तो यह तय है कि खाली तो लौटोगी नहीं। कुंजनाथ की शादी के लेन देन तथा खिलाने पिलाने आदि की सब बातें बिल्कुल तय करके वृंदावन की माँ तीसरे पहर घर वापस आ गई। चंडी मंडप के मंदिर में उस वक्त सभी लड़के खड़े खड़े पहाड़ा याद कर रहे थे और एक और वृंदावन सुन रहे थे। बैलगाड़ी के रुकते ही उनका पुत्र चरण उतरकर शोर मचाता हुआ वृंदावन के पास आ पहुंचा। अपनी दादी के साथ वह भी अपनी मामी पसंद करने गया था। उसे गोद में लेकर वृंदावन गाड़ी के पास आकर खड़े हो गए। माँ गाड़ी पर से उतर रही थी। उनका प्रसन्न मुंह देखकर कहा, क्यों माँ, शुभ दिन कब है? बस इसी महीने की आखिर में, अब अधिक दिन नहीं। तुम जरा भीतर चलो, बहुत सी बातें करनी है। यह कहकर हंसती हुई वे भीतर चली गई। मारे खुशी के उनके पांव जमीन पर नहीं पड़ रहे थे कि अब उनके घर बहू आएगी। इसके अलावा उस दिन कुसुम को घर गृहस्थी के कामों में बहुत योग्य देखकर वे उसे चाहने भी लगी थी। उन्हें विश्वास हो गया कि अब मैं सुख से रह सकूंगी, अपने एकमात्र पुत्र को सुखी देख सकूंगी और घर गृहस्थी का भार बहू पर छोड़कर आनंद से यात्रा करने के लिए बाहर जा सकूंगी। इसी वजह से सब काम अब उनके लिए सहज हो गए थे। इसलिए गोकुल की विधवा औरत का प्रस्ताव मानकर ब्याह का सारा खर्च अपने ऊपर लेकर वे बात बिल्कुल पक्की कराई थी। उस समय तक उन्होंने खाना नहीं खाया था। वृंदावन को मालूम था कि माँ कहीं बाहर जाकर खाना खाने के लिए जल्दी राजी नहीं होती। पाठशाला के लड़कों को छुट्टी देकर उन्होंने अंदर जाकर देखा कि माँ रसोई का कुछ इंतजाम न कर एक और चुपचाप बैठी है। वृंदावन ने कहा, भूखे पेट सोचने से सब गड़बड़ हो जाता है। दूसरों की फिक्र बाद में करना, पहले रसोई की फिक्र करो। माँ ने कहा, रसोई शाम को बनेगी। मजाक नहीं कर रही हो बेटा, अब समय नहीं रह गया। उस पागल के पास ना तो रुपये है ना आदमी, सब कुछ हमें ही करना होगा। लड़की की माँ भी बड़ी कड़ी लगती है, कोई बात जल्दी मानती ही नहीं, किंतु मैं भी छोड़ने वाली नहीं थी। अरे तो यह भी आ गया? 1000 साल जियो बेटा, अभी तुम्हारी ही बात चल रही है। आओ बैठो। अचानक कहाँ से टपक पड़े। सचमुच एक गांव से दूसरे गांव में किसी के घर जाने का वह समय नहीं था। कमरे में पहुंचते ही इस तरह का आदर देखकर कुंजनाथ पहले तो कुछ सिटपिटाया और कुछ अप्रतिभ होकर प्रणाम करके बैठ गया। मजाक करते हुए वृंदावन ने कहा, क्यों कुंज दादा, तुम्हें कैसे मालूम हो गया? रात भर भी चुप नहीं रह सके? कल तड़के आकर ही सुन जाते तो क्या बिगड़ जाता? वृंदावन की माँ मुस्कुराने लगी, परंतु कुंज ने उधर ध्यान नहीं दिया। आंखें चढ़ाकर बोला, अरे बच्चा है, यह बहन है या कोई दरोगा? मुंह फेरकर वृंदावन ने हंसी छिपाई। उसकी माँ ने हंसी संभाल कर कहा, मालूम होता है बहू ने कुछ कहला भेजा है। कुंज ने इसका कुछ जवाब न देकर गंभीर स्वर में कहा, माँ तुमने भी कैसी गलती की? अगर कुसुम की नज़र न पड़कर किसी और की नज़र पड़ जाती तो बताओ क्या होता? मतलब ना समझकर माँ कुछ घबराई सी देखती रही। वृंदावन से पूछा, कुंज दादा बताओ तो सही कि हुआ क्या? तुरंत ही कहकर कुंज अपने आप को हल्का नहीं करना चाहता था। अतः वृंदावन के सवाल पर कुछ ध्यान न देकर उसने माँ से कहा, पहले यह बतलाओ कि क्या खिलाओगी, तब बताऊंगा। माँ ने हंसकर कहा, यह तो बड़ी अच्छी बात है बेटा, घर तुम्हारा है, बोलो क्या खाओगे? कुंज ने कहा, अच्छा यह भी देखा जाएगा, पहले यह बतलाओ कि तुम्हारा क्या खो गया? वृंदावन की माँ को फिक्र हुई। कुछ रुककर उन्होंने संदिग्ध स्वर में कहा, मैंने तो कोई चीज़ नहीं खोई। कुंज जोर से हंस पड़ा। उसने दुपट्टे में से एक जोड़ा सोने का कड़ा निकाल कर कहा, तो ये तुम्हारे कड़े नहीं है?
यह कहकर कुंज मारे खुशी के अपने आप ही हंसने लगा। ये वे ही कड़े थे जिन्हें कल ठीक इसी समय वृंदावन की माँ सास ने अपनी बहू के हाथ में पहनाकर आशीर्वाद दिया था, और आज वही कड़े और आशीर्वाद अपने नासमझ भाई द्वारा कुसुम ने भिजवा दिए। पल भर इधर देखकर वृंदावन ने जब अपनी माँ की ओर नजर फेरी तो कुछ डर गए। उनके चेहरे पर एक कतरा खून नहीं रह गया। तीसरे पहर के धुमिल प्रकाश में वह किसी मुर्दे के चेहरे जैसा पीला नजर आता था। वृंदावन पर उस समय क्या गुजर रही थी वह भगवान ही जानता था, किंतु कोशिश करके तुरंत ही उन्होंने अपने आप को संभाल लिया और माँ के कुछ और नजदीक आकर अत्यंत सहज शांत भाव से कहा, यह हमारा सौभाग्य है माँ कि भगवान ने हमारी चीज हमें लौटा दी। यह तुम्हारे हाथ के कड़े हैं माँ, उसकी क्या बिसात जो इन्हें पहन सके। यह कहकर वृंदावन ने कुंज से कहा, चलो भाई हम चलकर बाहर बैठे, और हाथ जोड़कर वे उसे खींचते हुए बाहर चले गए। कुंज सीधा आदमी था, इसी से मारे खुशी के बेवक्त ही इतना रास्ता वह तय कर आया था। आज दोपहर के भोजन के बाद कुसुम ने जब उदास मुंह से कड़ों की वह जोड़ी हाथ में लेकर कुछ शुष्क और मधुर स्वर में कहा, भूल से यह कड़ा कल वे छोड़ गए, जाकर तुम्हें दे आना होगा। उस वक्त मारे खुशी के अपनी बहन के उदास मुंह की ओर देखने का उसे मौका नहीं मिला। दांव पेच वह जानता नहीं था, बहन झूठ बोल रही है या कोई किसी को इतनी मूल्यवान चीज नहीं दे सकता, और या कोई दे भी दिया तो दूसरा उसे लेता नहीं लौटा देता। यह असंभव बातें उसके दिमाग में नहीं घूमती थी। इसलिए रास्ते भर यही सब सोचता रहा कि अपनी खोई चीज पाकर अचानक वे कितने खुश होंगे और हमें कितना आशीर्वाद देंगे। परंतु वैसा तो कुछ भी नहीं हुआ, और जो हुआ वह अच्छा हुआ या बुरा यह भी नहीं समझ सका। इतना काम कर देने पर भी वृंदावन की माँ के मुंह से कोई अच्छी बात या आशीर्वाद ना सुनने के कारण वह उदास हुआ, और धीरे धीरे उसे कुछ शर्म भी मालूम होने लगी। उनके सामने से वृंदावन मुझे जबरदस्ती खींच लाए। लज्जित और दुखित होकर वह चुपचाप बैठ गया। वृंदावन ने भी उसके पास बैठकर कोई बातचीत नहीं की। उसकी हालत भी उस समय बातचीत करने लायक नहीं थी। अपमान की ज्वाला से उनका हृदय जला जा रहा था। वह अपमान उनका नहीं बल्कि उनकी माँ का था। अपनी भलाई बुराई या मान अपमान की उन्हें कोई चिंता नहीं थी। मृत्यु की यातना अन्य यातनाओं को दबाकर जैसे अकेले ही सब कुछ बन जाती है, ठीक उसी तरह माता के अपमानित और दुखी मुख की याद उनकी समस्त अनुभूतियों को निगलकर एक सघन और भीषण अग्निशिखा की तरह जलने लगी। संध्या का अंधकार और भी गहरा हो गया। कुंजनाथ ने धीरे से कहा, अच्छा वृंदावन अब मैं चला। वृंदावन बेचैन होकर कहा, अच्छा किसी दिन अवश्य आना। कुंज के चले जाने के बाद वृंदावन वहीं औंधे होकर पड़े रहे। सोचने लगे, माँ की कितनी आशाएं, भविष्य की कितनी कल्पनाएं पल भर में ही मिट्टी में मिल गई। अब कैसे मैं उन्हें सांत्वना दूं, कैसे उन्हें शांत करूं। और सबसे बढ़कर निष्ठुर परिहास यह है कि उनकी उपवासिनी शांत और सन्यासिनी माता की समस्त अभिलाषाओं को नष्ट करके जिसने उनके दिल में ठेस पहुंचाई है वह उनकी पत्नी है, और उसी से उन्हें प्रेम है।